बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। सना बातचीत का मकसद जंग खत्म करना है, सऊदी सफीर ने की तस्दीक। हूसियों ने कहा अरब इत्तेहाद के साथ अमन के लिए तैयार हैं। रईसी की बशार अल असद से बातचीत, कहा आलमी निज़ाम मुज़ाहमत के हक में बदल रहा है, घमंडी ताकतों का ज़वाल हो रहा है। हजारों यहूदी आबादकारों ने किया हुकूमत की सरपरस्ती में मार्च। बेन गुएर ने कहा दर्जनों नई बस्तियां कायम करेंगे। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस सोमालिया पहुंचे, कहा लड़ाई और सूखे से तबाह मुल्क को फौरी मदद चाहिए। बागियों के ठिकानों पर म्यांमार फौज की बमबारी, कई बरसों के बड़े ऑपरेशन में दर्जनों हलाक। माइनॉरिटीज के साथ सुलूक पर निर्मला सीतारमण से वाशिंगटन में किए गए सवाल। वजीर फाइनेंस ने कहा प्रोपेगेंडा है, मुसलमान फल फूल रहे हैं। सचिन पायलट ने कांग्रेस की वार्निंग नजरअंदाज कर दी, मुखालफत के बावजूद किया अनशन, पार्टी की कोई अलामत नजर नहीं आई। तेजस्वी से एक बार फिर लैंड फॉर जॉब स्कैम के सिलसिले में पूछताछ, ईडी की कार्रवाई। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। यमन में सऊदी अरब के सफीर मोहम्मद अल जाबिर ने कहा है कि हूसियों के साथ सना में हालिया बातचीत का मकसद सीज फायर को बहाल करना और जंग खत्म करना है। अल जाबिर ने ट्वीट किया कि यमन बहरान को हल करने की सऊदी अरब की कोशिशों को जारी रखते हुए और सियासी हल के लिए 2021 में सऊदी पहल के सिलसिले की कड़ी के तौर पर मैंने बिरादर सल्तनत ओमान के एक डेलीगेशन के साथ सना का दौरा किया ताकि जंग बंदी और सुलह को मजबूत किया जा सके। तकरीबन एक साल पहले सीज फायर से इत्तेफाक किया गया था। अक्टूबर में सीज फायर की मुद्दत खत्म हो गई थी, लेकिन अब तक भी इसका एहतराम किया जा रहा है। सफीर ने कहा कि वो कैदियों के तबादले के प्रोग्राम की तायीद करते हैं और पायदार सियासी हल तलाश करने के लिए बातचीत के इम्कानात खोजते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब हमेशा मुश्किल सियासी और मौशी हालात में यमन के साथ खड़ा रहा है। अल जाबिर ने कहा कि 2011 के बाद से यमनी भाइयों की उमंगों को हासिल करने के लिए बिरादराना कोशिशें जारी रही हैं ताकि सिक्योरिटी, इस्तेहकाम और मौशी खुशहाली बहाल की जा सके। यूनाइटेड नेशंस ने हूसियों और सऊदी ओमानी डेलीगेशन के दरमियान बातचीत पर खुशी का इजहार किया है और कहा है कि यह तनाव कम करने की तरफ एक कदम है। यूनाइटेड नेशंस के तर्जुमान स्टीफन जोरिक ने न्यूयॉर्क में रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पड़ोसी ओमान यमन में अलग अलग फरीकों के दरमियान अमन बातचीत में मसरूफ है। ये अमल यूनाइटेड नेशंस की कोशिशों के अलावा है, जिसकी क़यादत यूनाइटेड नेशंस के खुसूसी नुमाइंदे हांस ग्रैंडबर्ग कर रहे हैं। सऊदी अरब की तायीद रखने वाली यमन की हुकूमत ने 8 साल से जारी जंग को ख़त्म करने के लिए सऊदी अरब की सफारती कोशिशों की तायीद की है। हुकूमत के वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अल इरियानी ने कहा कि उनकी हुकूमत यमन जंग को ख़त्म करने की सऊदी कोशिशों की तारीफ करती है। इसका मकसद मुल्क में अमन व इस्तेहकाम बहाल करना है। यमन के हूसियों ने कहा है कि वो अरब इत्तेहाद के साथ अमन के लिए तैयार हैं। सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के रुकन मोहम्मद अली अल हूसी ने कहा कि अगर सऊदी इत्तेहाद अमन चाहता है तो यमन भी अमन का ख्वाहिशमंद है। अगर वो जंग चाहता है तो यमन 8 साल से जंग लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के साथ बातचीत हुई है, इसके नतीजे का जल्द ऐलान किया जाएगा। हजारों यहूदी आबादकारों ने मगरबी किनारे में एक गैर कानूनी यहूदी बस्ती की तरफ मार्च किया, जिसे 2 साल पहले तर्क कर दिया गया था। इस मार्च को इसराइली हुकूमत की भरपूर सरपरस्ती हासिल रही। यहूदी आबादकार इसराइली झंडे लहरा रहे थे और मजहबी नारे लगा रहे थे। इसराइली फोर्सेस उनकी हिफाजत कर रही थी। फलस्तीनी एहतजाजियों ने उन पर हमले की कोशिश की, जिन्हें ताकत का इस्तेमाल करते हुए रोका गया। रेड क्रिसेंट ने बताया कि गैस अंदर जाने की वजह से 216 और रबर की गोलियां लगने से 22
27 احتجاجیوں کا علاج کیا گیا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے 20 سے زیادہ ارکان پارلیمنٹ اور 7 وزیروں نے مارچ کی قیادت کی۔ اس میں کٹر وزیر اتمار بن گویر اور بیزلیل سموٹریچ بھی شامل تھے۔ اس موقع پر بن گویر نے کہا کہ ہم خدا کی مدد سے درجنوں مزید یہودی بستیوں کو قانونی حیثیت دیں گے۔ حماس نے یہودی آباد کاروں کے مارچ پر تنقید کی ہے۔ حماس کے ترجمان عبداللطیف کانو نے ایک بیان میں کہا کہ مسجد اقصی پر یہودی آباد کاروں کے حملے اور اب یہودی بستیوں کی تائید میں یہ مارچ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اسرائیلی حکومت جارحانہ رویہ اختیار کر رہی ہے اور فلسطینی علاقوں اور مقدس مقامات کو یہودی رنگ دینے کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی پوری طاقت سے ان اسرائیلی خطروں کا مقابلہ کریں گے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ فلسطینی اتھارٹی نے اسرائیل کے ساتھ تعاون نہیں روکا ہے، حالانکہ ایسے دعوے کیے گئے تھے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ اس رپورٹ میں امریکی دستاویزات کا حوالہ دیا گیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے فلسطینیوں سے یکجہتی کے اظہار کے لیے قدس ڈے منانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ہر سال جمعۃ الوداع کے دن یہ دن منایا جاتا ہے۔ ایک پیام میں محمد باقر قلیباف نے کہا کہ اسرائیل نے نفرت کی ایک نئی لہر شروع کی ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے، اس سے صہیونیوں کی بوکھلاہٹ ظاہر ہوتی ہے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے جنین شہر میں ایک ریڈ کے دوران کم سے کم 5 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ فلسطین کی وفا نیوز ایجنسی نے یہ بات بتائی۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ عالمی نظام مزاحمت کے حق میں بدل رہا ہے اور گھمنڈ کی طاقتوں کا زوال ہو رہا ہے۔ ایرانی صدر نے سیریا کے صدر بشار الاسد سے فون پر بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ یہ رابطہ ایک ایسے وقت ہوا جب فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل نے اپنی جارحیت تیز کر دی ہے۔ رئیسی نے کہا کہ اس نظام کے جرائم اس کی کمزوری اور بوکھلاہٹ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مزاحمت کے محاذ کا مستقبل روشن ہے۔ ایرانی صدر نے سیریا کی علاقائی سالمیت کے احترام کی ضرورت پر زور دیا۔ بشار الاسد نے کہا کہ ایران اور سیریا نے کامیابی سے پچھلے 4 دہوں سے مشترکہ دشمنوں کے خلاف مزاحمت کی ہے۔ سیریا کے صدر نے کہا کہ اسرائیلی نظام کے زوال کے آثار دیکھے جا سکتے ہیں جو فلسطینی عوام کی مزاحمت کا نتیجہ ہے۔ حزب اللہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ کے خلاف ایک اور نئی جنگ شروع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ حزب اللہ سینٹرل کونسل کے رکن شیخ حسن البغدادی نے کہا کہ اقصی اور فلسطین کاز کی تائید صرف فلسطینیوں کا کام نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے مسلمان ایسا کرنے کے پابند ہیں۔ میانمار کی فوج نے اپوزیشن باغیوں کے ٹھکانوں پر جم کر ہوائی حملے کیے ہیں۔ چشمدید گواہوں اور مقامی میڈیا نے بتایا کہ ان حملوں میں درجنوں لوگ مارے گئے اور زخمی ہوئے۔ یہ حالیہ برسوں کی سب سے بدترین کارروائی بتائی جا رہی ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ باغیوں کی ایک میٹنگ کے دوران فوج کے حملے میں کم سے کم 50 لوگ ہلاک ہوئے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز نے صومالیہ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے لڑائی اور سوکھے سے تباہ حال صومالیہ کی عالمی مدد کی ضرورت پر زور دیا۔ گوٹریز نے کہا کہ انہوں نے صومالیہ سے یکجہتی کے اظہار کے لیے یہ دورہ کیا ہے۔ صومالیہ قحط کی دہلیز پر پہنچ چکا ہے جبکہ حکومت کو القاعدہ سے تعلق رکھنے والے الشباب ملیٹنٹس کے ساتھ لڑائی کا بھی سامنا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے $2.6 بلین مدد کی اپیل کی تھی۔ گوٹریز نے کہا کہ اب تک اس رقم کا صرف 15% حصہ ہی حاصل ہوا ہے۔ پینٹاگون نے بعض دستاویزات جاری کی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ساؤتھ کوریا نے یوکرین کو ہتھیار بھیجنے کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ ساؤتھ کوریا کی پالیسی رہی ہے کہ وہ ان ملکوں کو ہتھیار نہیں دیتا جو جنگ کی حالت میں ہے، لیکن امریکہ کی طرف سے اس پر کافی دباؤ ہے کہ وہ یوکرین کو ہتھیار اور گولہ بارود بھیجے۔ رشیا نے الزام لگایا کہ یوکرین اور مغربی ملک حملوں اور سبوتاج کی کوششوں کے لیے نوجوان رشینز کو ورغلا رہے ہیں اور بھرتی کر رہے ہیں۔ ایف ایس بی سیکیورٹی سروس کے چیف نے ماسکو میں یہ بات کہی۔ اس دوران یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ یوکرین پر رشیا کے حملے شروع ہونے کے بعد سے تقریباً 8,500 سویلینز ہلاک ہوئے ہیں۔ اس دوران G7 ملکوں کی ایک میٹنگ 4 شنبے کو امریکہ میں ہوگی جس میں یوکرین جنگ کے بارے میں غور کیا جائے گا۔ جاپان اس میٹنگ کی صدارت کرے گا۔ برطانیہ میں لاکھوں نرسز اور ہیلتھ سیکٹر کے ملازمین ہڑتال کریں گے۔ اس میں ڈاکٹرز بھی حصہ لیں گے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے کی یہ ہڑتال پچھلے مہینے کی 3 روزہ ہڑتال سے بھی بڑی ہوگی۔ یہ لوگ تنخواہوں اور ورکنگ کنڈیشنز میں بہتری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने मगरबी मीडिया के इस प्रोपेगेंडे की मजम्मत की है कि इंडिया में माइनॉरिटीज़ खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे मसाइल पर तबसरा करने वालों को इंडिया में आकर ज़मीनी सूरत हाल खुद देखनी चाहिए, जहां दुनिया के मुसलमानों की दूसरी बड़ी आबादी रहती है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ माइनॉरिटीज़ तेज़ी से फल फूल रही हैं, बल्कि वो मुल्क में तरगीबात हासिल कर रही हैं और कारोबार कर रही हैं। वाशिंगटन DC में निर्मला सीतारमन ने पीटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के एक नुमाइंदे एडम फॉसन से बातचीत करते हुए ये बात कही। निर्मला सीतारमन वर्ल्ड बैंक, IMF और G20 की अहम मीटिंग्स में शिरकत के लिए अमेरिका के दौरे पर हैं। वज़ीर फाइनेंस ने पाकिस्तान की मिसाल दी और कहा कि वो एक इस्लामी मुल्क की हैसियत से कायम हुआ था जिसने माइनॉरिटीज़ के साथ बराबरी के सलूक का वादा किया था, लेकिन वहाँ पर माइनॉरिटीज़ और मुसलमानों के भी बाज़ मसलकों के साथ इम्तियाज़ बरता गया और उनका सफाया किया गया और अब उनकी तादाद बहुत कम हो गई। दूसरी तरफ इंडिया में 1947 के बाद से मुसलमानों की तादाद में इजाफा हुआ है और वो सुकून से रह रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उन्हें स्कॉलरशिप मिल रही है। उनसे राहुल गांधी को लोकसभा से नाअहल करार देने के बारे में भी पूछा गया। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका में निर्मला सीतारमन के बयान की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि ये शर्म की बात है कि बीजेपी जो हुक्मरान जमात है उसका एक भी रुकन पार्लियामेंट मुसलमान नहीं है। उन्होंने हाल ही में स्कॉलरशिप बर्खास्त करने का भी मसला उठाया। राजस्थान में कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने मुखालिफत के बावजूद अनशन किया। एक दिन पहले उन्हें वार्निंग दी गई थी कि इस प्रोग्राम को मुखालिफ पार्टी सरगर्मी के तौर पर देखा जाएगा। सचिन पायलट मुतालबा कर रहे हैं कि पिछली बीजेपी हुकूमत के करप्शन के मामलात के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जैसा कि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में वादा किया था, लेकिन इसे चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के साथ उनकी नई कशमकश और नए महाज के तौर पर देखा जा रहा है। दिलचस्प बात यह कि सचिन पायलट के प्रोग्राम के दौरान उस मकाम पर कांग्रेस की कोई अलामत नहीं देखी गई। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान और किरण रिजिजू ने सोनिया गांधी के एक एडिटोरियल पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया है। इस एडिटोरियल में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी मुनज़्ज़म तौर पर जमहूरियत के तीनों पिलर्स को तोड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी वार्निंग दी थी कि हुक्मरान जमात की तरफ से मुखालिफिन को खामोश करने से मसाइल हल नहीं होंगे। मरकजी वजीरों ने कहा कि इंडिया में जमहूरियत की सिर्फ एक मरतबा मौत हुई। उनका इशारा एमरजेंसी की तरफ था जो कांग्रेस दौर में लगाई गई थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव से एक बार फिर लैंड फॉर जॉब स्कैम के सिलसिले में पूछताछ की। इस मामले का ताल्लुक उस दौर से है जब तेजस्वी के वालिद लालू प्रसाद यादव मरकजी वजीर रेलवे थे और ऐसा इल्ज़ाम है कि सस्ते दामों में या तोहफे के तौर पर ज़मीनों के बदले रेलवे में नौकरियां दी गई। इस सिलसिले में लालू यादव और उनकी बीवी राबड़ी देवी से भी पूछताछ की गई है। तेजस्वी से इससे पहले भी पूछताछ की गई थी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आसाम में खिताब करते हुए कहा है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में 300 से ज़्यादा सीटें हासिल करेंगी और तीसरी बार हुकूमत बनाएगी। डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने खिताब करते हुए कहा कि आसाम में बीजेपी 14 में से 12 सीटें जीतेगी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। अमित शाह ने डिब्रूगढ़ में बीजेपी के दफ्तर के लिए संग बुनियाद रखा। इंडिया में इस साल मानसून नॉर्मल रहेगा। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये पेश कयासी की। ये खबर ज़राअत के शोबे के लिए एक राहत है जो बड़ी हद तक मानसून की बारिश पर डिपेंड करता है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सना बातचीत का मकसद जंग खत्म करना है, सऊदी सफीर ने की तस्दीक। हूसियों ने कहा अरब इत्तेहाद के साथ अमन के लिए तैयार हैं। रईसी की बशार अल असद से बातचीत, कहा आलमी निज़ाम मुज़ाहमत के हक में बदल रहा है, घमंडी ताकतों का ज़वाल हो रहा है। हजारों यहूदी आबादकारों ने किया हुकूमत की सरपरस्ती में मार्च। बेन गुएर ने कहा दर्जनों नई बस्तियां कायम करेंगे। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस सोमालिया पहुंचे, कहा लड़ाई और सूखे से तबाह मुल्क को फौरी मदद चाहिए। बागियों के ठिकानों पर म्यांमार फौज की बमबारी, कई बरसों के बड़े ऑपरेशन में दर्जनों हलाक।
مائنورٹیز کے ساتھ سلوک پر نرملا سیتارمن سے واشنگٹن میں کیے گئے سوال، وزیر فائنانس نے کہا پروپیگنڈا ہے، مسلمان پھل پھول رہے ہیں۔ سچن پائلٹ نے کانگریس کی وارننگ نظر انداز کر دی، مخالفت کے باوجود کیا انشن، پارٹی کی کوئی علامت نظر نہیں آئی۔ تیجسوی سے ایک بار پھر لینڈ فار جاب اسکیم کے سلسلے میں پوچھ تاچھ، ای ڈی کی کارروائی۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیخ الافراد کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔